नमस्कार। आज हम एक बड़े ही दिलचस्प जापानी कॉन्सेप्ट पर बात करने वाले हैं। ये शब्द है इकिगाई। आपने शायद सुना भी हो। हमारे पास हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस्क मिरालेस की किताब इकिगाई द जापानीज सीक्रेट टू अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ पर आधारित कुछ जानकारी है। हाँ, इकिगाई काफी पॉपुलर हुआ है ये कॉन्सेप्ट। बिल्कुल। तो आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे। मतलब सिर्फ शब्द का मतलब नहीं समझेंगे, बल्कि ये देखेंगे कि ये जो लंबा और खुशहाल जीवन जीने का जापानी तरीका है, ये हमारे लिए कैसे काम का हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये इकिगाई आखिर है क्या चीज? कहते हैं कि हर किसी के पास जीने की कोई ना कोई वजह होती है, एक मकसद। हाँ बिल्कुल। और इकिगाई का अगर लिटरल मतलब देखें तो वो यही है, जीने की वजह, या कह लीजिए वो कारण जिसके लिए आप रोज सुबह उठते हैं। किताब इसे ऐसे समझाती है कि ये वो पॉइंट है, वो स्वीट स्पॉट जहाँ चार चीजें आकर मिलती हैं। चार चीजें कौन सी? पहली वो जो आपको करना पसंद है, मतलब आपका पैशन। दूसरी वो जिसमें आप अच्छे हैं, आपकी स्किल्स या टैलेंट। ठीक है। तीसरी दुनिया को जिसकी जरूरत है, यानी आपका मिशन एक तरह से। और चौथी जिसके लिए आपको पैसे मिल सकते हैं, आपका प्रोफेशन या पेशा। अच्छा, पैशन, टैलेंट, दुनिया की जरूरत और पैसा। हाँ, इन चारों का जहां मेल होता है किताब के मुताबिक, वही आपकी इकिगाई है। और इसे खोजने से ही जीवन में एक गहरा उद्देश्य, खुशी और संतुष्टि मिलती है, ऐसा माना जाता है। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर क्या यह सिर्फ एक थ्योरी है या इसका कोई रियल लाइफ कनेक्शन भी है? नहीं नहीं, ये सिर्फ थियरी नहीं है, और यहीं पर किताब इंटरेस्टिंग हो जाती है। लेखक इसे समझने के लिए जापान के एक खास द्वीप पर गए, ओकिनावा। ओकिनावा, हाँ मैंने सुना है इसके बारे में। कहते हैं वहां दुनिया में सबसे ज्यादा लोग 100 साल से ज्यादा जीते हैं, सेंटिनेरियंस, है ना? एग्जैक्टली। और ये बात ही अपने आप में कमाल की है। तो क्या राज है वहां? सिर्फ अच्छी हवा पानी या कुछ और? देखिए, किताब यही बताती है कि वहाँ के लोग सिर्फ लंबा नहीं जीते, वो स्वस्थ, एक्टिव और खुशहाल जीवन जीते हैं। और इसका राज कोई एक चीज नहीं है। अच्छा। हाँ, ये कई चीजों का मेल है। जैसे वहाँ एक बहुत मजबूत कम्युनिटी वाली फीलिंग है। लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उनका खाना पीना बहुत सादा और हेल्दी होता है, हल्का। वो लोग लगातार फिजिकली एक्टिव रहते हैं। और सबसे जरूरी, उनके पास एक इकिगाई होती है, कोई ना कोई मकसद जो उन्हें रोज मोटिवेट करता है। ये बात दिलचस्प है कि कैसे ये इकिगाई मतलब जीवन का उद्देश्य सीधे सीधे उनकी लंबी उम्र और खुशी से जुड़ा हुआ लगता है। बिल्कुल, ये सिर्फ दिमाग की बात नहीं है, ये उनके जीने के तरीके का हिस्सा बन गया है। तो ओकिनावा की लाइफस्टाइल से क्या खास बातें सीखने को मिलती हैं? वो कौन सी आदतें हैं? हाँ, किताब कई चीजों पर रोशनी डालती है। पहली तो है ये कम्युनिटी वाली बात। वहाँ एक मुआई का कॉन्सेप्ट है। मुआई, ये क्या होता है? ये समझिए कि बचपन के दोस्तों का एक ग्रुप होता है जो जिंदगी भर एक दूसरे का साथ निभाते हैं। इमोशनल सपोर्ट, जरूरत पड़ने पर फाइनेंशियल सपोर्ट भी, एक तरह का सोशल सेफ्टी नेट। वाह, ये तो कमाल की चीज है। आजकल की दुनिया में जहाँ लोग इतने अकेले होते जा रहे हैं, वहाँ ऐसी चीज। बिल्कुल, ये दिखाता है कि सोशल कनेक्शन कितना जरूरी है हमारी वेलबींग के लिए। फिर आता है उनका खान पान। हाँ, खाने का क्या है? ज्यादातर प्लांट बेस्ड डाइट है, सब्जियां, फल, टोफू वगैरह। और कम खाते हैं, मतलब पेट भर के ठूसने वाला हिसाब नहीं है। अच्छा। और तीसरा, जैसा मैंने कहा, फिजिकल एक्टिविटी। वो जिम जाकर कसरत नहीं करते, लेकिन उनकी डेली लाइफ में ही इतनी मूवमेंट है। चलना, बागवानी करना, उठना बैठना, ये सब चलता रहता है। और इन सब के पीछे कहीं ना कहीं वो इकिगाई वाली बात है। सबको पता है कि सुबह क्यों उठना है, चाहे वो अपने गार्डन में काम करना हो, पोते पोतियों से मिलना हो, या कम्युनिटी में कुछ करना हो। ये मुआई वाली बात मुझे बहुत अच्छी लगी। दोस्ती से भी बढ़कर एक तरह का लाइफ लॉन्ग सपोर्ट सिस्टम। सही कहा। ये हमें याद दिलाता है कि हम इंसान दरअसल सोशल प्राणी हैं। खैर, अब किताब ओकिनावा के लाइफस्टाइल और इकिगाई के पूरे कॉन्सेप्ट से कुछ प्रैक्टिकल लेसन्स निकालती है, जिन्हें कोई भी अपना सकता है। हाँ, उन लेसन्स पर आते हैं। मुझे लगता है ये सबसे काम की बात होगी। तो पहला सबक क्या है? पहला सबक शायद थोड़ा चौंकाने वाला हो सकता है। वो है, सक्रिय रहें, रिटायर ना हो। रिटायर ना हो मतलब काम करते रहें हमेशा? नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि आप 60-70 साल की उम्र में भी ऑफिस वाली जॉब करते रहें, खासकर अगर वो पसंद नहीं। इसका मतलब है कुछ न कुछ ऐसा करते रहें जो आपको उद्देश्य दे, जो आपके लिए मायने रखता हो। पूरी तरह से खाली बैठ जाना, वो वाला रिटायरमेंट यहाँ नहीं है। अच्छा, मतलब काम की परिभाषा बदल सकती है, लेकिन एक्टिव रहना जरूरी है।
उद्देश्य के साथ। बिल्कुल, ये नौकरी से रिटायरमेंट नहीं बल्कि उद्देश्यहीनता से बचाव है। कुछ मीनिंगफुल करते रहना। ये समझ आता है। अगला सबक क्या है? अगला खाने से जुड़ा है, संयम से खाएं। किताब यहाँ हारा हाची बू नियम बताती है। हारा हाची बू, ये क्या है? ये एक ओकिनावन कहावत है जिसका मतलब है तब तक खाओ जब तक पेट 80% ना भर जाए। ओह, 80% रूल। हाँ, मतलब पूरी तरह ठूसने से पहले ही रुक जाओ। ये सिर्फ कैलोरी की बात नहीं है, ये अपने शरीर को सुनने और जरूरत से ज्यादा खाने से बचने की बात है। एक तरह की माइंडफुलनेस। 80% पर रुकना सुनने में आसान है पर करने में शायद मुश्किल हो। हमारी आदत तो प्लेट साफ करने की होती है। हाँ, मुश्किल तो है, लेकिन इसके पीछे का आइडिया बड़ा पावरफुल है। अपने शरीर के सिग्नल को पहचानना। सही बात। और तीसरा सबक? तीसरा है मजबूत रिश्ते बनाएं। ये फिर से वही कम्युनिटी वाली बात आ गई। अच्छे दोस्त, सपोर्टिव परिवार, एक अपनेपन का एहसास, ये सब हमारी मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। किताब कहती है कि अकेलापन सेहत के लिए उतना ही बुरा हो सकता है जितना कि स्मोकिंग। ये तो बहुत गहरी बात है। आजकल हम ऑनलाइन तो कनेक्टेड हैं, पर क्या वो असली गहरे रिश्ते हैं? सोचने वाली बात है। बिल्कुल। चौथा सबक है चलते रहें, मतलब फिजिकली एक्टिव रहें। लेकिन आपने कहा था वो जिम नहीं जाते। हाँ, वही। यहाँ जोर इंटेंस एक्सरसाइज पर नहीं है बल्कि लगातार हल्की फुल्की मूवमेंट पर है। ओकिनावा के लोग मैराथन नहीं दौड़ते, पर वो दिन भर चलते फिरते रहते हैं। जैसे चलना, बागवानी, घर के काम, उठना बैठना, थोड़ी स्ट्रेचिंग, ये छोटी छोटी चीजें मिलकर बड़ा फर्क डालती हैं, शरीर को एक्टिव रखती हैं। मतलब महंगी जिम मेंबरशिप की जरूरत नहीं, बस रोजमर्रा की जिंदगी में थोड़ी हरकत बढ़ाना, लिफ्ट की जगह सीढ़ी लेना, पास की दुकान तक पैदल जाना। एग्जैक्टली, ये करने लायक लगता है ना? हाँ, ये तो है। पांचवा सबक? पांचवा है अपने काम में फ्लो खोजें। फ्लो, ये क्या होता है? फ्लो वो स्टेट है जब आप किसी काम में इतने मगन हो जाते हैं कि आपको समय का पता नहीं चलता, आसपास क्या हो रहा है उसका ध्यान नहीं रहता, भूख प्यास भूल जाते हैं। हाँ, मैंने महसूस किया है ये, जब आप किसी चीज में पूरी तरह डूब जाते हैं। बिल्कुल, ये अक्सर तब होता है जब आप कोई ऐसा काम कर रहे होते हैं जो आपको पसंद भी है और चैलेंजिंग भी, जैसे कोई आर्टिस्ट पेंटिंग करते हुए, या कोई प्रोग्रामर कोडिंग करते हुए, या कोई बावर्ची खाना बनाते हुए। तो किताब इसे इकिगाई से कैसे जोड़ती है? किताब का मानना है कि ये फ्लो स्टेट एक्सपीरियंस करना इकिगाई के करीब जाने जैसा है, क्योंकि जब आप फ्लो में होते हैं तो आप पूरी तरह प्रेजेंट होते हैं और उस काम से ही आपको खुशी और एक तरह का पर्पस मिल रहा होता है। अच्छा। और ये फ्लो अक्सर उन्हीं कामों में मिलता है जो आपके पैशन या टैलेंट से जुड़े होते हैं। यानी इकिगाई के जो 4 पिलर हमने डिस्कस किए थे, उनमें से 2। तो जिन एक्टिविटीज में आपको फ्लो मिलता है वो आपकी इकिगाई का हिस्सा हो सकते हैं। ये एक जरूरी कनेक्शन है। उन पलों को पहचानना जिनमें हम फ्लो महसूस करते हैं, वो हमें अपनी इकिगाई की तरफ इशारा कर सकते हैं। और छठा छठा सबक है अपनी इकिगाई खोजें। ये एक तरह से बाकी सबका निचोड़ है। मतलब वापस वहीं आ गए। हाँ, किताब हमें एनकरेज करती है कि हम खुद से वो 4 सवाल पूछें। मुझे क्या करना पसंद है, मैं किसमें अच्छा हूँ, दुनिया को किस चीज की जरूरत है, और मुझे किस काम के लिए पैसे मिल सकते हैं। जहां इन चारों के जवाब मिलते हैं या जहां ये ओवरलैप करते हैं, वहीं आपकी इकिगाई हो सकती है। और ये कोई एक दिन का काम नहीं है, ये एक खोज है, एक जर्नी है। तो ये थे वो 6 सबक। एक्टिव रहना, रिटायर नहीं होना, संयम से खाना, 80% वाला रूल, अच्छे रिश्ते बनाना, चलते फिरते रहना, हल्की मूवमेंट, अपने काम में फ्लो खोजना और अपनी इकिगाई की तलाश करना। हाँ, मोटे तौर पे यही है। अब सवाल यह है कि आज की जो हमारी लाइफ है, इतनी भागदौड़ वाली, उसमें से इकिगाई की बात करना इतना जरूरी क्यों है? हमारे लिए इसका क्या मतलब है? ये बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, किताब सिर्फ लंबी उम्र की रेसिपी नहीं दे रही है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी बात कर रही है। आजकल की दुनिया में हम अक्सर सक्सेस को बाहरी चीजों से नापते हैं। कितना पैसा है, क्या पोस्ट है, कितनी शोहरत है ना? हाँ, बिल्कुल। हम गोल्स के पीछे भागते रहते हैं, काम में दबे रहते हैं, और कई बार ये भूल ही जाते हैं कि हम ये सब कर क्यों रहे हैं। क्या इससे हमें सच में खुशी मिल रही है? क्या लाइफ मीनिंगफुल लग रही है? हाँ, वो क्यों वाला सवाल अक्सर पीछे छूट जाता है। हाँ। हम क्या और कैसे में ही उलझे रहते हैं। एग्जैक्टली।
इकिगाई हमें रुक कर सोचने और अपने उस क्यों को फिर से ढूंढने के लिए कहती है। ये हमें याद दिलाती है कि एक मीनिंगफुल लाइफ सिर्फ बाहर की अचीवमेंट से नहीं बनती, वो अंदर की संतुष्टि, पर्पस की फीलिंग और वो काम करने से बनती है जो हमारे लिए वाकई मायने रखते हैं। तो ये किसी भी उम्र के इंसान के लिए जरूरी हो सकता है? बिल्कुल, चाहे कोई स्टूडेंट हो जो अपना करियर चुन रहा हो, या कोई मिड लाइफ प्रोफेशनल जो अपने काम से खुश ना हो, या कोई रिटायरमेंट के बाद लाइफ में नया मतलब ढूंढ रहा हो, ये सबके लिए रेलेवेंट है। तो ये एक तरह का फ्रेमवर्क है, एक गाइडलाइन है जो हमें अपनी लाइफ को ज्यादा सोच समझकर ज्यादा पर्पस के साथ जीने में मदद कर सकता है। हाँ, ये सेल्फ अवेयरनेस और कॉन्शियस चॉइस की बात है। ये समझना कि आपके लिए क्या जरूरी है, आपकी वैल्यूज क्या है, और फिर अपनी लाइफ को उनके हिसाब से जीने की कोशिश करना। और ये जरूरी नहीं कि आपको तुरंत अपनी वो परफेक्ट इकिगाई मिल ही जाए जहां वो चारों सर्कल एकदम फिट बैठते हों। वो जो तलाश है, वो जर्नी है, वो भी अपने आप में बहुत कुछ सिखा सकती है। तो आज हमने हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस्क मिरालेस की किताब के सहारे इकिगाई की दुनिया को समझा। हमने देखा कि ये जीने की वजह क्या है, ओकिनावा के लोगों से क्या सीखा जा सकता है, और वो 6 मुख्य बातें क्या हैं जो हमें एक लंबा, सेहतमंद और पर्पसफुल जीवन जीने में मदद कर सकती हैं। हाँ, संक्षेप में यही सब था। एक्टिव रहना, माइंडफुली खाना, रिश्ते निभाना, चलते रहना, फ्लो ढूंढना और अपनी इकिगाई की तलाश जारी रखना। ये सब मिलकर एक ज्यादा संतुष्ट और सार्थक जीवन का रास्ता दिखा सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन जाते जाते एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, शायद सोचने के लिए। किताब इकिगाई को उन 4 सर्कल्स, पैशन, मिशन, वोकेशन, प्रोफेशन के इंटरसेक्शन के तौर पर दिखाती है। हाँ, पर क्या असल जिंदगी हमेशा इतनी परफेक्ट होती है? क्या हो अगर किसी का पैशन, जो उसे पसंद है, बिल्कुल अलग हो उस चीज से जिसके लिए उसे पैसे मिलते हैं? या मान लीजिए आप जिस चीज में अच्छे हैं, दुनिया को सीधे सीधे उसकी जरूरत ना दिखती हो। ये तो होता है अक्सर। तो क्या ऐसी स्थिति में भी कोई इंसान गहरी संतुष्टि या इकिगाई का कोई रूप पा सकता है? क्या इकिगाई हमेशा इन चारों का वो आइडियल चौराहा ही होता है, या जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर इसके अलग, शायद थोड़े अधूरे से रूप भी उतने ही मीनिंगफुल हो सकते हैं? ये सोचने वाली बात है। क्या इकिगाई एक फिक्स डेस्टिनेशन है या एक फ्लेक्सिबल कॉन्सेप्ट? हाँ, इसी पर शायद आगे कभी और बात हो सकती है। फिलहाल के लिए ये एक विचार है।